ऐसा माना जाता है या ऐसा देखा गया है कि वहां पे कोई भी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या इंटरएपिथेलियल लेजन जो है वो उस जोन से शुरू होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन जोन होती है जहां से सेल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, या दो जोन जो है ग्लैंडुलर और स्क्वेमस जो है कनेक्ट होती है। तो नेक्स्ट उसके बाद हम जब देखते हैं तो बेसिक सेलुलर कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं। बेसिक सेलुलर कंपोनेंट्स में स्क्वेमस सेल्स के टाइप और कुछ ग्लैंडुलर सेल्स को देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है तो हम उसमें दो तरह से डिवाइड करते हैं पैथोलॉजी को। वन इज अगर मतलब कि नॉन नियोप्लास्टिक पैथोलॉजीज एंड अदर वन इज नियोप्लास्टिक पैथोलॉजीज। मतलब जो भी मैलिग्नेंट चेंजेस या जितनी भी मैंने पहले बात की, इन्फेक्शन या रिएक्टिव चेंजेस, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, तो उनको हम लेते हैं नॉन नियोप्लास्टिक को। और जब हम बात करते हैं नियोप्लास्टिक चेंजेस की, तो उसमें अलग अलग ग्रेडिंग होती है। जैसे कि कुछ चेंजेस ऐसे दिखते हैं कि जिसमें हम हमें एटिपिकल सेल्स तो दिखते हैं जो आगे हम बात करेंगे, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर पाते कि वो किस टाइप के चेंजेस हैं, लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है। लेकिन कुछ सेल जो है हमें डिफॉर्म्ड है, डिस्प्लास्टिक सेल्स उसमें दिख रहे हैं, या कुछ न्यूक्लियर अबनॉर्मेलिटीज है, या कैरियोमेगैली है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया है, तो उसको हम रखते हैं एटिपिकल स्क्वेमस सेल ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस या अननोन सिग्निफिकेंस भी होता है। लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि एटिपिकल सेल तो है, लेकिन हम उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाते। और इसके अलावा फिर लो ग्रेड चेंजेस, हाई ग्रेड चेंजेस, और फिर टिपिकल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडेनोकार्सिनोमास और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो नेक्स्ट हम इस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर सिर्फ इसी चार्ट में रखें। तो नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट ये सारी बातें कर दी, हम उनको डिटेल में आगे करेंगे। नेक्स्ट सर प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। तो फर्स्ट इज एडिक्वेट स्मीयर। अब एडिक्वेट स्मीयर्स का कैसे आइडिया लगाते हैं, तो इसके लिए इन्होंने सिंपल सा जो मेथड सा सिस्टम में दिया गया है कि कन्वेंशनल स्मीयर में मिनिमम 8,000 टू 12,000 सेल्स हमें देखने हैं। अब इतने काउंट तो हम नहीं कर सकते, तो लो पावर फील्ड में 10x में हम एक फील्ड में देखते हैं। तो समटाइम्स एक दो तीन चार फील्ड्स को कैलकुलेट करते हैं लो पावर में, जैसे कि कई जगह 500, 600, 700, 800 जितने सेल्स दिख रहे हैं, और उसको फिर हम उस तरह से एडिकेट है कि नहीं। और यहाँ पे अब दो टर्म्स में डिवाइड करते हैं, वन इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर इवेल्युएशन एंड अदर वन इज नॉन सेटिस्फैक्ट्री फॉर इवेल्युएशन। अगर अ, हमें ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये एडिकेट नहीं है, तो उसमें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ लिख देते हैं कि जो स्मेयर्स थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी इवेल्युएशन के लिए। लेकिन कुछ डिजीजेज ऐसी होती है, अगेन यहाँ पे चलो एक बात, जब जैसे पोस्ट कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफिक चेंजेस, जिसमें सेल्स कई बार कम आते हैं, लेकिन इसके लिए हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। और वैसे भी कोई भी साइटोलॉजिकल इवेल्युएशन हमने करनी है तो बिना विदाउट हिस्ट्री थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है वो ऑब्जर्वर के लिए कि हाउ टू रिपोर्ट। क्योंकि अगर पता होगा कि कीमोथेरेपी है या पोस्ट कोई इस तरह की प्रॉब्लम उसे बाद में हुई, पहले हुई थी सॉरी, तो उसके पोस्ट चेंजेस में सेल्स कम हो सकते हैं, रेडियोथेरेपी के बाद कम हो सकते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल में क्योंकि एट्रोफिक चेंजेस होते हैं तो सेल्स कम हो सकते हैं। तो अगर हमें प्रॉपर पेशेंट की हिस्ट्री पता है तो हम 2,000 सेल्स को भी एनालाइज कर देते हैं। और फिर भी नट सेल अगर प्रैक्टिकली बात करें जो डेली रूटीन में करते हैं, तो वो स्लाइड को देखने वाले के अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सेटिस्फाइड है कि इसमें मुझे पर्याप्त मात्रा में जो स्क्वेमस सेल्स और ट्रांसफॉर्मेशन जो उनकी कंपोनेंट्स ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं। और अगर सेल कम भी हो और उसमें हमें कोई भी अबनॉर्मल सेल ऐसा दिखता है जो किसी सीरियस पैथोलॉजी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं। चाहे ये लिखते हैं कि स्मीयर सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट अनसेटिस्फैक्ट्री में एक तो आ गया कि सेलुलैरिटी कम है, और उसके बाद आता है कि ऑब्सक्योरिंग, कुछ ऑब्सक्योरिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग, ब्लड बहुत ज्यादा आ गया और लगभग 75% जो सेलुलर मटेरियल है उसको ऑब्सक्योर कर लिया, तो भी अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट करते हैं। और अगर 50 to 75% ऑब्सक्योर है अगर स्लाइड, तो हम परसेंटेज लिखते हैं कि ऑब्सक्योर कितना है और उसके बाद रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें भी अगर
मेजर पोर्शन जो है ऑब्सक्योर हो रहे हैं, न्यूक्लियर डिटेल हमें नहीं मिल पा रही है, कहीं भी साइटोप्लाज्मिक डिटेल नहीं मिल पा रही है, तो अपनी विजडम से उसको अनसेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट कर देते हैं, ताकि कोई भी ओवर इंटरप्रिटेट ना कर दें या फॉल्स इंटरप्रिटेट ना कर दें। लेकिन जब भी नॉन सेटिस्फैक्टरी लिखेंगे तो उसको रीजन को स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। तो जिस इसमें जैसे दिख रहा है, तो जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था वहां पे सेलुलैरिटी जैसे दिख रही थी, लो पावर में काफी डेंस थी, यहाँ पे काफी कम सेल्स दिख रहे हैं। कुछ छोटे सेल जिसमें जनरल इन्फ्लेमेटरी सेल्स हो सकते हैं या सम एंडोसर्वाइकल सेल्स हो सकते हैं, जो कि इस 10x में हम नहीं भी मतलब आइडेंटिफाई इतना कर सकते। लेकिन यहाँ पे सेलुलैरिटी काफी कम दिख रही है, तो इसी तरह और फील्ड्स भी हमें मिलेंगी तो हम उसको अनसेटिस्फैक्टरी लिखते हैं। नेक्स्ट। अब ट्रांसफॉर्मेशन जोन की बात तो वैसे हो गई। तो ट्रांसफॉर्मेशन जोन सेटिस्फैक्टरी और अनसेटिस्फैक्टरी के लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो नहीं होंगे तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर होंगे तो हम उनको भी मेंशन करते हैं कि एंडोसर्वाइकल और कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन्स आर सीन। अगर नहीं है तो भी मेंशन करते हैं और रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन फिर अगर कोई अबनॉर्मेलिटी स्क्वेमस सेल्स में फिर भी आइडेंटिफाई होती है, खासकर नियोप्लास्टिक या एटिपिकल चेंजेस, तो कोशिश की जाती है कि नेक्स्ट टाइम जो है सैंपल जो है वो प्रॉपरली लिया जाए, और एंडो जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, जो कि हम सभी जानते हैं कि यंग एज में जो है वुमेन होती है जब सेक्सुअली एक्टिव होती है तो एक्सटर्नल उसके पास होती है, और मेनोपॉजल या एज के साथ थोड़ा सा वो जोन जो है अपवर्ड मूव कर जाती है इंटरनल उसकी तरफ। तो एटलीस्ट 10 वेल प्रिजर्व एंडोसर्वाइकल और स्क्वेमस मेटाप्लास्टिक सेल्स दिखने चाहिए। अब एंडोसर्वाइकल सेल्स की तो बात हो गई जो ग्लैंडुलर नेचर के होते हैं और एंडोसर्वाइकल एरिया में होते हैं। लेकिन स्क्वेमस मेटाप्लास्टिक सेल क्या होते हैं? एक तो नॉर्मल कंपोनेंट्स हो गए, तो ये थोड़े से चेंजेस के साथ स्क्वेमस सेल होते हैं। कोई भी वहां पे क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, तो वहां पे मेटाप्लास्टिक सेल ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे एक सेल से दूसरी सेल में कन्वर्जन ज्यादा होती है और एनाटॉमिकली एक्टिव जोन होती है। लेकिन कुछ केसेस में आगे हम देखेंगे कि कुछ केसेस में जहाँ पे रिएक्टिव रीजन ज्यादा है, नॉक्स स्टिमुलस है, प्रोलॉन्ग कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है, तो वहां पे भी हमें स्क्वेमस मेटाप्लेजिया की कंडीशन मिलती है। मतलब कि नॉर्मल जो स्क्वेमस सेल स्लाइड में दिखने चाहिए उनकी जगह पे मेटाप्लास्टिक सेल दिखते हैं, जिनका न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होता है, साइटोप्लाज्मिक मतलब उनकी प्रोसेसेस निकली हुई होती है। वो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना कि ट्रांसफॉर्मेशन जोन अगर हो तो अच्छा है, वैसे होने चाहिए। नहीं है, अगर है तो उनको मेंशन करना है। नेक्स्ट सर प्लीज। नेक्स्ट नॉर्मल सेलुलर एलिमेंट्स अब हमें क्या दिखते हैं? फर्स्ट वन इज वेरी कॉमन स्क्वेमस सेल्स, एंडोसर्वाइकल सेल्स, एंडोमेट्रियल सेल्स समटाइम्स आते हैं, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट सेल, ये भी जनरली एंडोसर्वाइकल या स्ट्रोमल सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इस इमेज में हमें दिख रहा है सामने, तो 4 लेयर्स में होते हैं। तो जो बिल्कुल बेस की लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल लेयर की, वो वहां होते हैं बेसल सेल्स, और ये जनरली स्मीयर में हमें नहीं मिलते हैं। और अगर दिख भी जाएंगे तो कन्वेंशनल स्मीयर में इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काफी छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइटोप्लाज्म बहुत स्कैंट होता है, डेंस न्यूक्लियस होता है, लेकिन जनरली नहीं दिखते हैं। कभी दिखते भी होंगे तो इंफ्लेमेटरी सेल्स और सेल्स इनको कंफ्यूज किया जाता है। जनरली ट्रोमेटिक सैंपलिंग हो तभी दिखते हैं। लेकिन जो 3 सेल हैं, सुपरफिशियल सेल, इंटरमीडिएट सेल्स और पैराबेसल सेल्स, ये नॉर्मली हमें स्मेयर्स में दिखते हैं। और इन्हीं सेल्स में अगर हम बात करते हैं, जो स्क्वेमस सेल्स हैं, जो चेंजेस मिलते हैं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं डायग्नोसिस में, खासकर जब हम स्क्वेमस इंटरएपिथेलियल लेजन्स की बात करते हैं। तो पहले जो सुपरफिशियल सेल जो होते हैं वो पॉलीहेड्रल होते हैं, पिक्नोटिक न्यूक्लियस इनका होता है। समटाइम्स थोड़ी सी फोल्डेड इनका जो है मार्जिन मिल सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं मिलते। और ग्लाइकोजन भी ये कंटेन करते हैं, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता, फिर भी कई बार येलोइश जो है पेयर होता है। और इसमें यहाँ पे हम देखेंगे तो डॉट्स दिख रहे हैं, ये केरेटोथायलिन डॉट्स होते हैं। मतलब जो कैरेटीन नॉर्मल स्किन में हमारे कैरेटीनाइज्ड जो सेल्स होती हैं, तो ये स्क्वेमस सेल जो सुपरफिशियल है वो थोड़े बहुत उनमें भी कैरेटीन प्रेजेंट होती है।
और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है जब ये बढ़ते हैं, इनकी कैरेक्टराइजेशन बढ़ती है, तो वो इंडिकेट करती है हमारे कैरेटोनाइज्ड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरफ। सेकंड आते हैं इंटरमीडिएट सेल्स। तो ये इंटरमीडिएट सेल जो है ये हमारे, ये भी पॉलीहेड्रल होते हैं, न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होता है, बीच में न्यूक्लियस में इनकी क्रीज दिखती है, कई जगह थोड़ा लॉन्गिट्यूडिनल सा न्यूक्लियस होता है। और जो सुपरफिशियल सेल थे वो यूसिनोफिलिक और समटाइम्स साइनोफिलिक या बेसोफिलिक स्टेन होते हैं, और इंटरमीडिएट सेल जो है वो जनरली बेसोफिलिक येलोइश, जिसको हम कह सकते हैं, स्टेन लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं पैराबेसल सेल। तो पैराबेसल सेल राउंड होते हैं, न्यूक्लियस इनका बड़ा होता है, और नेक्स्ट हम इनके बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो इंटरमीडिएट सेल का न्यूक्लियस है, ये और सेल्स या एबनॉर्मेलिटीज होती है वहां पे कंपेयर करने के लिए इसको स्टैंडर्ड माना जाता है, रेफरेंस दिया जाता है इंटरमीडिएट सेल्स का। आगे थोड़ा नेक्स्ट सर प्लीज। तो सुपरफिशियल सेल्स है, उनकी बात हमने कर दी काफी थ्योरी की। नेक्स्ट सर प्लीज। ये सुपरफिशियल इनकी भी बात हो गई, और यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा क्लियर स्ट्रक्चर है सुपरफिशियल सेल्स का। पिक्नोटिक बिल्कुल कंडेंस न्यूक्लियस है, और कैरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट सर प्लीज। ये हमारा अपना यहाँ का, वह थोड़ा माइक्रोस्कोप से लेते हैं तो इतना क्लियर नहीं आता फोटो, लेकिन ये सुपरफिशियल सेल। नेक्स्ट सर प्लीज। तो इंटरमीडिएट सेल की भी बात होगी। न्यूक्लियस इसका लगभग 35 माइक्रोमीटर तक होता है, और ग्रैनुलर क्रोमेटिन पैटर्न होता है। और यहाँ पे जब सेल्स की बात चली है, आगे हम इसकी अबनॉर्मलिटीज भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे सेल में जब भी कोई चेंज होते हैं, जब भी इंटरएपिथेलियल लेजन्स आते हैं या सेल रिएक्टिव होती है, तो चेंज जो क्राइटेरिया होता है उसमें न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनिशियल चेंजेस जो सेल के न्यूक्लियस में आते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस बड़ा हो गया, साइज इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज होगा तो एनसी रेशियो, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जिसको बोलते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो न्यूक्लियर का जनरली कोई भी सेल बॉडी का है, उसमें न्यूक्लियर पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वेसिकुलर हो सकता है किसी सेल का, किसी का थोड़ा ग्रैनुलर हो सकता है, लेकिन जनरली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रोमेटिन होती है। जब वो क्रोमेटिन क्लम्प करने लगती है तो क्लम्प भी होती है, बीच में क्लियरिंग भी होती है, आगे इमेजेस भी देखेंगे। और साथ में न्यूक्लियर का जो कंटोर है, जो कि राउंड होना चाहिए, स्मूथ आउटलाइन होनी चाहिए, उसको भी डिस्टर्ब करती है। और उन्हीं चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाता है, और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है कि किस तरह के चेंजेस हैं। तो थोड़े से लॉन्गिट्यूडनल न्यूक्लियर ग्रुप इनमें होता है, और ये मैंने बता दिया कि रेफरेंस के लिए इसका हम साइज, न्यूक्लियस का साइज लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसमें भी बीच में इंटरमीडिएट सेल्स हैं, लेकिन आगे हम और क्लियर देखते हैं, इसमें इतना क्लियर नहीं है। बेसिकली पैप स्टेन नहीं है, जिम्सा स्टेन की इमेज है। नेक्स्ट प्लीज। ये इंटरमीडिएट सेल है, ये थोड़ा elongated सा है, थोड़ा रिएक्टिव होगा, लेकिन ये एक तो इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, थोड़ा सा elongated, बीच में ग्रुप दिखता है। लेकिन हमने अपने माइक्रोस्कोप से इमेज ली है, तो मैं भी वैसे बुकिश इमेज की तरह उतना क्लियर ना हो। नेक्स्ट सर प्लीज। पैराबेसिस सेल, पैराबेसिस सेल, क्योंकि जब भी हम देखते हैं तो सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट सेल्स हमेशा दिखते हैं। उनके ज्यादा दिखने से या कम दिखने से बहुत कोई नट शेल कंक्लूजन उतना ज्यादा नहीं निकाल सकते, लेकिन उनमें कुछ चेंजेस जो दिखते हैं, न्यूक्लियर साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए या और कुछ साइटोप्लाज्मिक चेंजेस दिखते हैं, तो उनसे कंक्लूजन निकलता है। लेकिन पैराबेसल सेल्स जो कि थर्ड इनरमोस्ट लेयर होती है, उसमें ये राउंड और ओवल होते हैं, न्यूक्लियस इनका बड़ा होता है एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट सेल। लगभग 50 माइक्रोमीटर के आसपास इसका न्यूक्लियस होता है। डेंस साइनोफिलिक साइटोप्लाज्म इसका होता है, और हाई न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है, मतलब 24 है, न्यूक्लियर साइज बड़ा है, और न्यूक्लियस भी डार्क होता है, मतलब डार्कली स्टेन होता है। नेक्स्ट सर प्लीज। पैराबेसल सेल्स की जो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट सर प्लीज। तो पैराबेसल सेल कब प्रोमिनेंट होते हैं? जनरली एक आध या कोई ओकेजनल पैराबेसल सेल अगर हेल्दी कोई हमारे पास मेल है और यंग सेक्सुअली एक्टिव एज में जो पेशेंट है, तो वहां पे हमें पैराबेसल सेल जनरली कम मिलते हैं। लेकिन जहां पे भी हार्मोनल इफेक्ट, अब देखिए जो हमारा मिकोजा है फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट का, उसकी जो नॉर्मल फॉर्मेशन है, उसकी
जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करती है हमारे हार्मोनल लेवल, और जनरली ईस्ट्रोजन का इसमें रोल होता है। तो जैसे जब ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है आफ्टर पोस्ट मेनोपॉजल या ड्यू टू सम अदर एंडोक्राइन और सम अदर फैक्टर, तो वहां पे जब सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट सेल की मैच्योरेशन कम होती है, अब सेल्स क्या, पहले पैराबेसल सेल है उससे कन्वर्ट, सॉरी बेसल सेल है कन्वर्ट हुआ, पैराबेसल बना, इंटरमीडिएट बना, तो डिफरेंट स्टेजेस है और डिफरेंट लेयर्स ऊपर ऊपर ऐसे मैच्योर होती जाती हैं सेल्स की। तो उसी तरह, तो वहां पे जब जहाँ पे हार्मोनल एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है, पोस्टमार्टम पीरियड है, जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, टर्नर सिंड्रोम्स है, या ओफरेक्टोमी का पेशेंट है, तो वहां पे पैराबेसल सेल जो है प्रीडोमिनेट हो जाते हैं। और दूसरा जहाँ पे इंफ्लेमेटरी चेंजेस है, इरोजन ज्यादा है, और या जहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है, जल्दी जल्दी सेल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे वीर एंड टीयर चला हुआ है, जैसे कि रिएक्टिव चेंजेस है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, तो बेसिक एग्जाम्पल हम ले लें, तो वहां पे भी पैराबेसल सेल जो है हमें प्रीडोमिनेंट दिखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बीच में ये दिखेंगे राउंड, और ये पैराबेसल सेल्स हैं जो बीच में राउंड दिख रहे हैं। और नेक्स्ट ये हमने अपने माइक्रोस्कोप से लिया है, और दिस इज पैराबेसल, राउंड है, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस भी राउंड है, और ये इंटरमीडिएट सेल भी ऊपर कंपैरिजन के लिए पड़ी है, तो ये 35 माइक्रोमीटर के आसपास होती है, ये 50 के आसपास। नेक्स्ट, ये ये बातें हो गई हैं थ्योरेटिकल सारी। नेक्स्ट। नेक्स्ट एंडोसर्वाइकल सेल, कॉलमुनर सेल्स, और दो तरह के सेल्स होते हैं एंडोसर्वाइकल में, एक होते हैं म्यूकस सिक्रेटिंग और जो कि सिलिएटेड होते हैं, और दूसरे कॉलमुनर सेल्स होते हैं। बेसिकली पोलैरिटी होती है न्यूक्लियस की, एक साइड में शिफ्ट होता है, और ओवल टू राउंड इनका न्यूक्लियस होता है। फाइनली ग्रैनुलर क्रोमेटिन होते हैं, और वेसिकुलर भी कहते हैं, तो भी बीच में मतलब लाइट पास होती है न्यूक्लियस में से, काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन डेलिकेट सा लगता है। और इसका साइटोप्लाज्म की बात करें एंडोसर्वाइकल सेल का, तो लेसी और म्यूकॉइड साइटोप्लाज्म होता है, समटाइम्स बहुत क्लस्टर्स में अगर अरेंज हो तो किसी पर्टिकुलर सेल को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ जो है उसको इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल बात नहीं है। और साइटोप्लाज्म साइनोफिलिक होता है, और वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है, बीच में स्पेसेस दिखते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। और जो सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स हैं वो जनरली कॉमन पोस्ट मेनोपॉजल स्मेज में हमें मिलते हैं। और ट्यूबल मेटाप्लेजिया कंडीशन होती है जिसमें जो फैलोपियन ट्यूब की जो सेल्स हैं वो एक्सटेंड कर जाते हैं सर्विक्स की तरफ, तो वहां पे भी हमें सीलिएटेड जो कॉलमनर सेल्स हैं उनकी प्रेजेंस ज्यादा दिखती है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ट्यूबल मेटाप्लेजिया। नेक्स्ट। तो ये एंडोसर्वाइकल सेल के दो पैटर्न होते हैं, अगर ऊपर से देखेंगे तो हनी कॉम पैटर्न में होते हैं। आगे हम इनको रिएक्टिव भी करेंगे, जब रिएक्टिव एंडोसर्वाइकल सेल होंगे या लेजन्स के साथ होंगे, तो वहां पे हम देखेंगे जैसे इनके बीच में प्रॉपर डिमार्केशन है सेल्स की, राउंड न्यूक्लियस है, कंटोर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और ये जब हम साइड से देख रहे हैं तो सेल्स हमें पिकेट फेंस जैसे कि बाड़ा लगाते हैं उस तरह के ये दिखते हैं, स्ट्रिप्स में दिखते हैं, ग्रुप्स में दिख सकते हैं, ग्रुप्स में जनरली हनीकॉम पैटर्न दिखता है। सेल जो ही हैं सिर्फ किस पोजीशन में पड़े हैं वो फर्क। नेक्स्ट प्लीज। ये म्यूकस स्प्लिटिंग है, ये जिस तरह के नेजल म्यूकोजा और जगह पे गोबलेट सेल्स होते हैं उस तरह की अपीयरेंस इनकी होती है, एक तरफ के न्यूक्लियस शिफ्ट होता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इस एंड पे यहाँ पे इस वाले में बड़े ध्यान से देखें तो स्मॉल सीलियास दिखेंगे, तो ये सीलिएटेड एंडोसर्वाइकल सेल होते हैं। ये अगर बिल्कुल टॉप से देखेंगे तो इस तरह से देखें। नेक्स्ट प्लीज। ये भी एंडोसर्वाइकल की थिक क्लस्टर्स है, समटाइम्स थिक क्लस्टर्स में भी मिलते हैं, नॉर्मल में थिक क्लस्टर्स मिलना या सर्बेसाइटस या जहाँ पे एक्सफोलिएशन ज्यादा है सेल्स की, वहां पे हमें थिक क्लस्टर्स में सेल्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट। ये वही है सीलिएटेड एंडोसर्वाइकल सेल, ये ज्यादा क्लियर है, मतलब काफी हाई मैग्निफिकेशन पे ली गई है, तो इसमें सीलिया बिल्कुल क्लियर है। राउंड टू ओवल सा न्यूक्लियस इनका होता है, बीच बीच में स्पेसिस भी है, वेसिकुलर न्यूक्लियस इनका होता है। और हेल्दी सेल जो है इसी तरह के दिखने चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली स्लाइड में इतने क्लियर नहीं दिखते जितने इस इमेज में है, लेकिन ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए इसलिए डाले गए थे। नेक्स्ट। ये एंडोसर्वाइकल सेल है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि नॉर्मल के हमने इमेजेस कम रखी ड्यूरिंग बर्थ जब हम करते हैं, तो ये बेसिकली रिएक्टिव है,
तो नेक्स्ट हम इन पे चर्चा करेंगे कि रिएक्टिव एंडोसल्फाइड सेल क्या होते हैं। नेक्स्ट एंडोमेट्रियल सेल की बात हम करते हैं, नेक्स्ट इमेज पे ही बात करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा हमें। नेक्स्ट सर, एंडोमेट्रियल सेल वैसे अगर देखा जाए इनकी इंपॉर्टेंस अगर रिप्रोडक्टिव एज में हम देखते हैं तो फर्स्ट हाफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल की अप टू 10th डे, जो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ये फीमेल्स की स्लाइड में हमें दिखते हैं। स्मॉल होते हैं, डेंस न्यूक्लियस होता है, क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना बीच से मुश्किल होता है, तो पेरिफेरी की सेल्स हम देखते हैं। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो हाई होता है और साइटोप्लाज्म काफी स्कैंट इनका होता है। समटाइम ये एक मिक्सचर की फॉर्म में भी निकलते हैं, खासकर मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज की हम बात करते हैं, अगर अर्ली स्टेजेस में हम देखते हैं 10th डे से पहले, तो वहां पे ये एक्सोडस बॉल उसको बोलते हैं, नेक्स्ट इमेज में क्लियर होगा। नेक्स्ट है, तो इसमें जो बीच में स्ट्रोमल सेल्स होते हैं और साथ में ग्लैंडुलर एपिथेलियम से कवर होते हैं, तो इस अपीयरेंस को बोला जाता है एक्सोडस बॉल अपीयरेंस। ये जनरली नॉर्मल होती है। और एक बात एंडोमेट्रियल सेल की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनरली 45 ईयर्स के ऊपर या पोस्ट मेनोपॉजल एज के ऊपर, या थोड़ी सी हिस्ट्री हम भी ले सकते हैं क्योंकि 2-4 साल ऊपर नीचे हो सकता है पोस्ट मेनोपॉजल में, एंडोसर्वाइकल सेल एंडोमेट्रियल सेल स्मीयर में नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। वैसे हम जनरली रिपोर्ट ना भी करें, जनरल रिप्रोडक्टिव एज में दिख रहे हैं या तो करते हैं, या एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसिस की कोई कंडीशन होती है तो उसमें ये जनरली एक्सफोलिएशन ज्यादा होती है तो ये ज्यादा दिखते हैं, तो तब रिप्रोडक्टिव एज में रिपोर्ट किया जाता है। अदरवाइज ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जनरली दिखते भी कम है। और लेकिन अगर 45 से ऊपर होगा, मेनोपॉज के आसपास के बाद की पेशेंट होगी, तो इनको जरूर रिपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ गया हमारा अब नॉन न्यूप्लास्टिक फाइंडिंग, तो जिसमें हमने पहले बात की थी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया की। तो स्क्वेमस मेटाप्लास्टिक सेल जो है वो उनका न्यूक्लियस नॉर्मल डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट कर लेते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड इमेज पे ही करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक मेटाप्लास्टिक शीट दिख रही है, इसके आगे मैंने अपनी इमेज भी डाली है जो थोड़े से डिफरेंशिएटेड है, ये हालांकि इतने डिफरेंशिएटेड नहीं है। इनका कंफ्यूजन जो है मेटाप्लास्टिक सेल पहले होते क्या है, मैंने बताया था कोई भी बियर एंड टियर या रिएक्टिव प्रोसेस होगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी, या हीलिंग का प्रोसेस चला होगा, या जनरली उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, सिंपल सा इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई न्यूरोप्लास्टिक लीजन भी हो सकता है। तो वहां पे इनकी प्रेजेंस जो बढ़ जाती है क्योंकि मिकोसा डिस्ट्रक्शन ज्यादा है, सेल्स की डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, जो एपिथेलियल सेल्स है उनको फास्ट जो है डिवाइड करना पड़ रहा है, जब डिवीजन बढ़ रहा है तो ये सुपरफिशियल एपिथेलियम को कवर करने लग जाते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। लेकिन कई बार जो स्टूडेंट्स भी जैसे जुड़े होंगे तो वो समटाइम मेटाप्लेजिया सुन के जैसे मेटाप्लास्टिक या मेटास्टेसिस जैसे टर्म सुनी होती है नियोप्लेजिया में, तो थोड़ा सा ओवर इंटरप्रेट कर लेते हैं, सोच लेते हैं। तो ये जनरल मैलिग्नेंट प्रोसेस है और जनरली होते हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि वेल प्रिजर्व्ड अप टू 10 एंडोसर्वाइकल सेल्स और स्क्वेमस मेटाप्लास्टिक सेल जो है वो अच्छी स्मेल की निशानी है कि ट्रांसफॉर्मेशन जोन से सैंपल लिया गया है। लेकिन फिर तारतम्य वे जैसे आयुर्वेद में हम बोलते हैं उस फेज से हम देखते हैं कि ज्यादा अपेयर हो रहे हैं, तो हम इनको रिपोर्ट करते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। और साथ में पैराबेसल सेल से कंफ्यूजन होता है क्योंकि न्यूक्लियस बिल्कुल बराबर होता है, न्यूक्लियस का करेक्टर भी लगभग सेम लगता है, लेकिन इसमें वो राउंड होते हैं पैराबेसल सेल और इनमें प्रोजेक्शंस होती है। समटाइम्स इनको हम स्पाइडर सेल्स भी बोलते हैं, जो प्रोजेक्शन हमें दिख रही है, स्पिंडल स्पाइडर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस इनको देखते हैं, तो उससे इनको आइडेंटिफाई करते हैं और साथ में और फीचर्स भी जब ऑब्जर्व करते हैं तो आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड सेल पड़ा है मेटाप्लास्टिक सेल, प्रोजेक्शन इसमें भी है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा डिफरेंशिएट हो गया, तो काफी इस तरह के सेल्स भी हमें मिलते हैं। यहाँ पे भी है, स्मॉल होते हैं, न्यूक्लियस बड़ा होता है, थोड़ी सी प्रोजेक्शंस होती है, ये ऑलमोस्ट उतना, और इसके साथ में जो है वो छोटे वाले मेटाप्लास्टिक समटाइम्स स्मॉल सेल मेटाप्लेजिया भी इसको कहते हैं, या फ्लोराइड मैकेनिज्म भी इसको बोलते हैं मेटाप्लेजिया। जनरली जब भी कोई रिपेयर की प्रोसेस जो फास्ट होती है हमारे बॉडी में, जनरली जैसे
वायरल इन्फेक्शंस होते हैं या क्रोनिक इन्फेक्शंस होते हैं, तो वहां पे इस तरह के स्मॉल सेल्स हमें ज्यादा मिलते हैं जनरली सुपरफिशियल एपिथेलियम में, तो दैट इज कॉल्ड एज स्क्वेमस मेटाप्लेसिया। नेक्स्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कैरेटोटिक चेंजेस, बिकॉज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की एक टाइप है कैरेटोटिक या कैरेटनाइजिंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। नॉर्मल हमने बात की कि सुपरफिशियल सेल्स में जो है केरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका अमाउंट बढ़ जाए या इंटरमीडिएट सेल्स में भी केरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स दिखने लग जाए तो हम बोलते हैं उसको कैरेटोसिस। कैरेटोसिस, हाइपर कैरेटोसिस, पैरा कैरेटोसिस, डिसकैरेटोसिस, ये सारी टर्म्स हैं जो मतलब कि यूज होती है इसके लिए। फिर भी कैरेटोटिक चेंजेस अगेन हम डायग्राम में करते हैं। नेक्स्ट से, नेक्स्ट प्लीज। तो पैरा कैरेटोसिस और हाइपर कैरेटोसिस है, वैसे डिफरेंशिएट करने के लिए भी टेस्टो सिस्टम में दी गई है ये दो टर्म्स। तो स्क्वेमस सेल जो होते हैं वो जनरली हमारे पिंकिश स्टेन होते हैं, जैसे कि हमने इमेज में भी देखा है, लेकिन डेंस ऑरेंजोफिलिक, जैसे ऑरेंज स्टेन जब पकड़ने लग जाते हैं वो ऑरेंज जी को ज्यादा कैच करते हैं, तो वो डेंस एग्रीगेट्स बनते हैं और ऑरेंजोफिलिक ज्यादा दिखते हैं। और सेल आइसोलेटेड भी हो सकते हैं, शीट्स में भी हो सकते हैं। और हाइपरकैटोसिस बोलते हैं जब वैसे ही ऑरेंजोफिलिक स्क्वेमस सेल्स के एग्रीगेट्स हमें दिखते हैं, लेकिन उसमें न्यूक्लियस भी नहीं दिखता। हाउएवर न्यूक्लियस का स्पेस या न्यूक्लियस जहाँ होना चाहिए था वो थोड़ा सा एरिया डिमार्केटेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी स्पेस या घोस्ट न्यूक्लियस, तो हाइपरकैरेटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट प्लीज, डायग्राम में हम क्लियर करते हैं इसको। तो ये तो इनिशियल चेंजेस है, कैरेक्टरिस्टिक ग्रैनुलर चेंजेस। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ हमें इंटरमीडिएट सेल्स में भी इस तरह के चेंजेस मिल रहे हैं, तो इनको हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस में रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट सर। इस यहाँ पे देखेंगे जो डेंस और एंजियोफिलिक एग्रीगेट्स की मैं बात कर रहा था, तो इस तरह की अपीयरेंस दिखती है। समटाइम्स जब एयर ड्राइड इफेक्ट होता है या आर्ट इफेक्ट्स होते हैं, उसमें भी इस तरह के चेंजेस हमें मिलते हैं, लेकिन समटाइम डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसमें और चेंजेस भी मिलते हैं सेल में, तो उनको आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थिक एग्रीगेट्स पड़े हुए हैं और एंजियोफिलिक है, और सेल का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, तो ये कैरेटोटिक चेंजेस हैं। और इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जब न्यूक्लियस भी गायब हो जाता है। नेक्स्ट, हाइपर कैरेटोसिस, यहाँ पे वो स्पेसिस हमें दिख रहे हैं, तो दिस इज हाइपर कैरेटोसिस। तो इसको रिपोर्ट करना बड़ा जरूरी होता है। हालांकि इनिशियली दिस इज नॉट न्यूरोप्लास्टिक और वी कैन से कोई मैलिग्नेंट चेंज नहीं है ये, लेकिन जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वो कैरेटोटिक चेंजेस को जो है एनहेंस करता है हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम में। तो फर्दर जाके वो जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कर सकता है या कन्वर्ट हो सकता है, तो इसको रिपोर्ट करना जरूरी होता है ताकि टाइमली मैनेजमेंट कर दी जाए। और दूसरा, अगर फॉल्सली लोअर बल्बर रीजन के आसपास सैंपल अगर ले लिया है फॉरनेक्स की बजाय, सर्विक्स की बजाय किसी ने अटैच कर लिया है, तो वहां पे क्योंकि स्किन और मिकोजा का मतलब जंक्शन होता है, तो वहां पे इस तरह के सेल्स हमें फॉल्सली भी दिख सकते हैं। नेक्स्ट सर प्लीज। तो ये सारे कैरेटोटिक चेंजेस हैं, और पर्ल शेप भी इसमें मिलती है कि स्पिंडलिंग समटाइम्स सेल्स की वजह से राउंड हो जाते हैं, और न्यूक्लियस भी जो है वो एलोंगेटेड और थिन हो जाता है। तो ये सारी वेरिएशंस है अलग अलग कैरेटोटिक चेंजेस की। नेक्स्ट, अब रिएक्टिव और सेलुलर चेंजेस आगे हम बहुत सारे देखेंगे। तो रिएक्टिव चेंजेस है, उनमें भी न्यूक्लियर एनलार्जमेंट होती है, जो कि मैंने बताया कि नेक्स्ट न्यूप्लास्टिक चेंजेस में भी होती है, टिपिकल सेल्स में भी होती है। बाई न्यूक्लिएशन या मल्टी न्यूक्लिएटेड हमें मिल सकते हैं जो स्क्वेमस सेल है जनरली, मतलब जनरली क्या होते ही तो सिंगल न्यूक्लियस में होता है। लेकिन रिएक्टिव चेंजेस में जनरली जो न्यूक्लियर आउटलाइन है स्मूथ होती है, राउंड होती है, यूनिफॉर्म होती है। और समटाइम्स माइल्ड हाइपरक्रोमेसिया हो सकता है, जो कि इंटरएपिथेलियल लीजन में काफी अ, मतलब अच्छा फीचर्स है डायग्नोज करने के लिए, कि हाइपरक्रोमेसिया मतलब कि क्रोमेटिन जो डेंस दिखती है। लेकिन इसमें हाइपोक्रोमेसिया भी हो सकता है, हाइपरक्रोमेसिया भी हो सकता है। और साइटोप्लाज्मिक बाउंड्रीज अगर हम देखेंगे सेल्स की, तो वेल डिफाइंड इसमें होती है, जो कि एटिपिकल चेंजेस में डिस्टर्ब होने लग जाती है। और एक पैटर्न इसमें दिखता है जो दैट इज कॉल्ड अ स्कूल ऑफ फिश। जैसे मछलियां होती है, एक ग्रुप होता है फिशेस का, बड़ी डेंस
अगर वो मूव करे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो तो ये नेक्स्ट जो है ये रिएक्टिव चेंजेस है, इसमें भी थोड़ा बहुत प्लियोमॉर्फिज्म जो न्यूक्लियस का मिलता है। सेल्स में न्यूक्लियलाइज जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी आउटलाइन को हम देखेंगे, जैसे ये देखते हैं तो कंटूर जो है वो ऑलमोस्ट इनका जो है वो फाइन होता है, नॉर्मल होता है, स्मूथ होता है। और जो क्रोमेटिन है वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, थोड़ी हाइपर क्रोमेटिक हो सकती है, थोड़ी कोर्स अपेयर हो सकती है, लेकिन जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हालांकि जो मैलिग्नेंट या न्यूप्लास्टिक चेंजेस है उनमें भी दोनों तरह की वेरिएशन मिलती है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके कोई इन्फेक्शन साथ में क्या है और किस तरह के चेंजेस मिल रहे हैं, जैसे ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस अगर मिलता है तो उसमें काफी रिएक्टिव चेंजेस होते हैं। या बैक्टीरियल वेजिनोसिस जब हमें मिलती है, वेजाइनल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस बेसिकली होता है, तो उसमें जो है हमें रिएक्टिव चेंजेस मिल सकते हैं। तो वो चीजें थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही उन चीजों को किया जा सकता है। लेकिन ये एक चलो गाइडलाइन है कि थोड़ा सा आइडिया सभी स्टूडेंट्स को लग जाए कि क्या क्या देखा जाता है और कैसे जो है जज किया जाता है चेंजेस को। नेक्स्ट प्लीज। तो ये भी डेंस एग्रीगेट्स है रिएक्टिव चेंजेस का। नेक्स्ट प्लीज। ये जैसे स्कूल ऑफ फिश की हम बात कर रहे थे, तो इस तरह से जैसे कि एक एग्रीगेट सा बनाते हैं, सेल्स थोड़ी सी एलोंगेटेड और स्पिंडली सी होती हैं। और जनरली रिएक्टिव चेंजेस, मोस्ट कॉमन रिएक्टिव चेंजेस होते हैं इन्फ्लेमेशन में, जनरली एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। और उसमें भी अगर बात करें कि कॉमन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, तो ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस में, ट्राइकोमोनल वैजिनैलिस सॉरी, और साथ में हमारा बैक्टीरियल वैजिनोसिस में या बैक्टीरियल वैजिनाइटिस में। नेक्स्ट प्लीज। तो ये हमने इमेज लिया, तो ये इन्फ्लेमेटरी स्लाइड है, तो इन्फ्लेमेटरी है स्लाइड, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें जनरली यहाँ पे ये सुपरफिशियल सेल्स कुछ दिख रहे हैं, बीच में कोई इंटरमीडिएट भी होगा तो क्लियर नहीं है। लेकिन ये जो छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं न्यूट्रोफिल्स जो है सारे, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स है। और साथ में अगर इनकी बात करते हैं इन्फ्लेमेशन में, तो बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा डर्टी होता है, ग्रैनुलर होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं तो टेंस इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स जो वहाँ पे एक्यूमुलेटेड होते हैं म्यूकोजा में, तो आते हैं। तो तो यहाँ पे जब मिलती है तो ये एक स्लाइड जो है अक्यूट इन्फ्लेमेशन की स्लाइड है। और जनरली जब हम बात करते हैं नॉर्मल स्मीयर की, तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमें नॉर्मल स्मीयर में नहीं दिखेंगे। लेकिन जो नॉर्मल स्मीयर होती है, अगर मैं साइटोलॉजी की बात करूं, तो उसमें हमें सुपरफिशियल सेल दिखेंगे हेल्दी, इंटरमीडिएट सेल दिखेंगे, साथ में कहीं कहीं पे ओकेजनली क्लस्टर्स में, या सिंगल जो हमें है वो जनरली न्यूट्रोफिल जो है वो देखने को मिलते हैं, और सेल्स कम मिलते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेमेटरी में बात करते हैं, न्यूट्रोफिल्स के साथ लिम्फोसाइट्स और तरह की वेरिएशंस या मैक्रोफेजेस, ये सारी चीजें भी बीच में दिख सकती हैं। और बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा मतलब उसका डर्टी होता है, क्लियर बैकग्राउंड नहीं होता है। तो अगेन प्रैक्टिस से इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट। तो रिएक्टिव सेलुलर चेंजेस में बताया, जैसे कि हमने बात की थी, तो अब बात आती है कि रेडिएशन की, क्योंकि समटाइम्स सर्वाइकल कार्सिनोमास में जब रेडियोथेरेपी की जाती है तो उसके बाद कुछ चेंजेस मिलते हैं। तो वो है, तो इसमें चलो ज्यादा डिटेल में अगर ये नहीं भी अभी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी बेसिक चीज है। तो इसमें बिजारे सेल शिफ्ट, मतलब कि काफी ज्यादा सेल जो है वो चेंज होगी उनकी शेप में, और न्यूक्लियस एनलार्ज होगा, डीजेनेरेटिव चेंजेस प्रोमिनेंट होती है, और न्यूक्लियर पैलर मिलता है इसमें। और समटाइम रिंकलिंग, स्मजिंग, क्रोमेटिन और न्यूक्लियर वैक्यूलाइजेशन में मिलती है। लेकिन इन चेंजेस को न्यूप्लास्टिक चेंजेस के साथ कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे डाला। तो नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट इमेज है इसमें, इसमें हम इसमें दिखेगा तो ये है। और इसमें देखो न्यूक्लियस जो है थोड़ा कहीं कहीं से हमें इसमें फेंटिंग मिलती है, और सेल्स आइडेंटिफाई नहीं होते, बिल्कुल डिफॉर्म हो गए हैं, और समटाइम्स फिल्डिंग हो गई है यहाँ पे सेल्स की। लेकिन इसमें यहाँ पे हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटर एपिथेलियल लेजन्स को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है। इसीलिए कोई भी, मतलब कि अगर साइटोलॉजी में कोई भी स्पेसिमेन, सिर्फ यही की बात नहीं करते, फ्लूइड एग्जामिन करते हैं हम, किसी का स्पूटम टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसकी हिस्ट्री साथ में नहीं है तो पूरा अधिकार होता है कि सैंपल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट प्लीज।
ये रेडिएशन की दूसरी फॉर्म है। यहाँ पे अगेन मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें भी थोड़ा बहुत प्लियोमॉर्फिज्म है, और जो सेल मार्जिन्स हैं वो प्रॉपरली बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उतनी क्लासिकल पिक्चर नहीं है। नेक्स्ट। अब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के भी कई बार पेशेंट्स आते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि चेंजेस हमें मिलते हैं। यहाँ पे भी हिस्ट्री अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक तो इंट्रा आईडी वाले पेशेंट्स में दो चीजें बड़ी कॉमनली मिल सकती है। एक तो एक्टिनोमाइकोसिस से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है वो मिल सकता है, और दूसरा एक सिग्नेट रिंग अपीयरेंस इसमें सेल्स की होती है। स्मॉल सेल्स जो होते हैं, ग्लैंडुलर सेल जो होते हैं, वो उनका न्यूक्लियस एक तरफ को चला जाता है, और साइटोप्लाज्म में क्लियर जोन बनती है, जो जैसे अंगूठी हम हाथ में पहनते हैं उस तरह की इमेज उसमें बनती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, तो जनरली ग्लैंडुलर सेल्स क्योंकि हाई ऊपर जो है प्लेस किए जाते हैं आईओडीज, तो वहां पे वो उनकी इरिटेशन के कारण जो है ये चेंजेस होते हैं। तो अगेन इनको हम इसमें कोई शक नहीं है कि हम कोई भी ऑब्जर्वर जो है इनको कंफ्यूज कर सकता है इंट्राएपिथेलियल या ग्लैंडुलर लेजन्स के साथ, लेकिन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर प्लीज। अब नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स, तो हम सभी जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस इज वेरी मतलब कॉमन, मतलब नॉर्मल फ्लोरा में होता है, और उसका रहना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ये वेजाइनल पीएच को 4.5 से कम या 5 से कम मेंटेन करके रखता है। उससे ज्यादा जब पीएच बढ़ती है तो और ऑर्गेनिज्म जो है उनके ग्रो करने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस, वेजिनाइटिस या इस तरह के चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन दिख रही है। तो एक टर्म इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो रिमेंबर करना होता है, जो रिपोर्ट में भी लिखते हैं कि शिफ्ट इन वेजाइनल फ्लोरा। जनरली जब लैक्टोबैसिलस कम होता है तभी दूसरे बैक्टीरिया जो है ओवर ग्रो करते हैं। कई बार एक्सेप्शन हर जगह होती है, मिक्स भी होती है ग्रोथ या मल्टीपल बैक्टीरियल ग्रोथ भी मिलती है। जो बैक्टीरिया कौन सा होता है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन आइडिया लगता है। तो ये थोड़ा सा रॉड शेप बैक्टीरिया जो हमें दिखता है वो लैक्टोबैसिलस दिखता है, लेकिन जो अदर बैक्टीरिया है जनरली कोकोबैसिलाइस हम इसमें दिखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन है। इसमें कहीं पे बीच में जो एलोंगेटेड हमें जो दिख जाएंगे वो लैक्टोबैसिलस भी दिखेंगे, लेकिन राउंड स्ट्रक्चर भी दिखेंगे। लेकिन नेक्स्ट में हम ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अपने माइक्रोस्कोप से इतनी क्लियर इमेज नहीं आती है। नेक्स्ट। तो एक टर्म आती है, अब दो तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम करते हैं, और इन्फेक्शन को जब भी रिपोर्ट करते हैं तो हम पहले तो इन्फेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। तो जनरली इन्फेक्शन जब आइडेंटिफाई करते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस या कोकोबैसिलाई जो गार्डेनेला वैजिनैलिस है। ये कोकोबैसिलाई की फॉर्म में होता है जो बैक्टीरियल वैजिनोसिस करता है। ये क्या होता है मैं बताऊंगा। और इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन एचवीवी के डायरेक्ट नहीं दिखता, इनडायरेक्ट चेंजेस दिखते हैं जो टिपिकल चेंजेस के रूप में हमें दिखते हैं। या एचएसवी जो आपकी सिंप्लेक्स वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, ये सारे चिंजिन इन्फेक्शन। और मोस्ट कॉमन में भूल गया, कैंडिडा एल्बिकन्स, कैंडिडाइसिस या फंगल इन्फेक्शन जो है वो हमें दिख जाते हैं मैलिग्नेंट चेंजेस में। तो मोस्ट कॉमन जो हमें इन्फेक्शन है जो मिलते हैं प्रैक्टिकली, एक बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजिनाइटिस, ट्राइकोमोनल वेजिनाइटिस, ये बहुत कॉमन है, और कैंडिडा मतलब फंगल इन्फेक्शन। तो इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नेक्स्ट। तो बैक्टीरियल वेजिनाइसिस में हमें फ्लू सेल्स दिखते हैं, मतलब कि इसमें ये कोकोबैसिलाई राउंड राउंड जो सेल्स हमें दिखते हैं, और उन्होंने सेल्स को पूरा जो मार्जिन है क्लियर नहीं होते हैं, एक्लूड कर दिया होता है, उनको ऑब्सक्योर कर दिया होता है मार्जिन को। तो दीज आर कॉल्ड एज फ्लू सेल्स। तो फ्लू सेल्स आर कार्डिनल फीचर्स ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। और यहाँ पे ये भी है, अभी अपने ये दोनों अपने माइक्रोस्कोप की इमेजेस है हमारी। तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें भी ये थोड़ा क्लियर था इसलिए डाला। तो इसमें भी मार्जिन में इस तरह की कॉलोनीज जो बैक्टीरिया की मतलब ग्रोथ जो है वो हमें दिखती है। तो दीज आर कॉल्ड एज फ्लू सेल। और इसी में जब ज्यादा इंफ्लेमेटरी सेल्स भी दिखेंगे तो हम उसको टर्म देते थे बैक्टीरियल वेजिनाइटिस। और जब इन्फ्लेमेशन कम दिखती है, जनरली वेजिनोसिस थोड़ी क्रोनिक कंडीशन होती है, तो वहां पे हम उसको टर्म देते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अगर दोनों को एक भी मान ले तो कोई बड़ी इसमें दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट प्लीज।
तो कैंडिडा, यहाँ पे हमें हाइफे, यहाँ जनरली स्यूडो हाइफे ज्यादा दिख रहे हैं, तो ये कैंडिडा की ग्रोथ है। तो और इसकी अब जनरली पहले हमने बात की थी ट्राइकोमोनल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, तो उसमें रिएक्टिव चेंजेस बड़े ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर कैंडिडा एल्बिगेंस का इन्फेक्शन हो तो इसमें अदरवाइज जो सेल साइटोलॉजी है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है। इनिशियल स्टेजेस में बड़े ज्यादा रिएक्टिव चेंजेस इसमें नहीं देखते, जैसे इस इमेज में दिख रहे हैं कि बाकी सेल्स हैं उनमें नॉर्मल न्यूक्लियस पिक्नोटिक इस तरह के कैरेक्टर्स इसमें दिख रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे ये थोड़ा हाइफे वाली फॉर्म है, यहाँ पे अपने इसीलिए इस पे हमें जो हाइफे के साथ यहाँ पे ये स्पोर्स दिख रहे हैं फंगस के। तो इस तरह से वेरिएशंस होती है, ऑर्गेनिज्म में भी वेरिएशन होती है, वो किस स्टेज में मैचुरेशन के है वो भी मैटर करता है। तो इस तरह हर दो चार उनकी वेरिएशंस होती है माइंड में होना होती है कोबल स्ट्रक्चर से, तो उस तरह की फॉर्म्स में इसमें दिखती है। नेक्स्ट प्लीज। तो ट्राइकोमोनास वैजिनालिस 15% जो फीमेल्स हैं उनमें नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में भी ट्राइकोमोनास वैजिनालिस हो सकता है। जनरली फीमेल को इन्फेक्शन होता है मेल पार्टनर से, इसलिए सेक्सुअल एक्टिव एज में ज्यादा इसके इंसिडेंस मिलते हैं। और मेल्स में भी इन्फेक्शन होता है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक रहता है। चलो फिर आज बात करेंगे फीमेल्स की, तो इसमें 15% तक नॉर्मल किसी और दिक्कत के लिए भी हमें ट्राइकोमोनास वैजिनालिस मिलता है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि बैक्टीरियल वैजिनोसिस भी और ट्राइकोमोनास भी दिख रहा है। तो जनरली फिर हम जिससे रिलेटेड साइटोलॉजिकल चेंजेस ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि ट्राइकोमोनास वैजिनालिस समटाइम आइडेंटिफाई नहीं होता, लेकिन इससे रिलेटेड सेलुलर चेंजेस को देख के भी हम ट्राइकोमोनास वैजिनालिस को का आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि सेल्स में जब थिक इंफ्लेमेटरी एग्रीगेट्स होते हैं तो ये स्मॉल पीयर से एक ऑर्गेनिज्म ओवल सा इसमें दिखता है। जनरली वेट प्रेपरेशन जब हम लेते हैं, ड्रॉप्स लेते हैं सिक्रेशंस की और यूरिन की तरह उसको एग्जामिन करते हैं, तो उसमें मूवमेंट इसकी अच्छे से विजिबल होती है। तो यहाँ पे एक तो इसमें इन्फ्लेमेशन काफी मार्क्ड होती है, और सेलुलर चेंजेस जो है इसके टिपिकल से काफी मैच करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड इसमें बड़ा हो जाता है और डीजेनरेटिव चेंजेस सेल में मिलते हैं। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में पेरी न्यूक्लियर हैलो मिलता है, मतलब नॉर्मल ग्राउंड क्लियर जोन हमें मिल सकती है, नॉट इन ऑल केसेस पर मिल सकती है। तो उन चेंजेस को देख के भी समटाइम्स हम आइडिया लगाते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ ट्राइकोमोनास, लेकिन अपने डिस्क्रिप्शन में वो हमें मेंशन करना पड़ता है कि हाउ एवर मतलब वी हैव नॉट आइडेंटिफाई एनी ऑर्गेनिज्म ऑन स्मीयर, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये ट्राइकोमोनल वेजिनाइटिस का पेशेंट है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट तो ये हम देखते हैं यहाँ पे इमेज, ये ट्राइकोमोनस वेजिनाइस एक काइट फॉर्म है इसकी, जैसे पतंग होता है, और ये पीयर शेप है यहाँ पे। ये हमारे लिए गई इमेजेस हैं सारी। तो इसमें कई बार थी मतलब फ्लैजिला आइडेंटिफाई नहीं होता, लेकिन ऐसे लगता है कि यहाँ से फ्लैजिला की अटैचमेंट होगी। न्यूक्लियस एक तरफ को होता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये भी ट्राइकोमोनस वेजिनाइस की टिपिकल पीयर फॉर्म यहाँ पे है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक्टिनोमाइकोसिस जो बैक्टीरिया ग्रो करता है, मैंने पहले भी बताया कि आईयूडीज के साथ ज्यादा एसोसिएटेड होता है और कॉटन बॉल अपीयरेंस में होता है, जो कि इमेज में हमें क्लियर होगा। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीच में आइडेंटिफाई नहीं होती बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि फिलामेंटस होता है, इसलिए एक्टिनोमाइको माइकोसिस या एक्टिनो माइ माइसिस इसको बोलते हैं, क्योंकि फंगस से जो है इसकी ग्रोथ जो रिजेंबल करती है। साइड में देखते हैं तो कॉटन वूल अपीयरेंस हमें इसमें मिलती है। और जनरली वैसे रूटीन प्रैक्टिस में इतना नहीं मिलता है, लेकिन आईयूडीज के साथ या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के साथ जो है ये ज्यादा एसोसिएटेड है। नेक्स्ट प्लीज। ये भी थोड़ा सा क्लियर है, जूम डायग्राम है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। और सेंटर में डार्क ब्लैकिश डार्क ब्लूइश कलर का इसका कोर होता है। बेसिकली ये कॉलोनी है या एक एग्रीगेट है बैक्टीरिया का। तो साइड में ये वूली और थ्रेडी हम कह सकते हैं अपीयर होता है। नेक्स्ट।
एट्रोफिक चेंजेस की हम बात करते हैं, पहले बात कर ली थी क्योंकि समय भी थोड़ा डिले ऑलरेडी हो गए थे। तो पैराबेसल सेल क्यों एट्रोफी में जो है वो प्रिडोमिनेट करती है, इसकी बात पहले हमने कर ली कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो मैच्योरेशन है ग्लूकोजा की वहां पे अल्टरेशन होती है। तो लेकिन इस एट्रोफी में बहुत ज्यादा थिक जो है वो शीट्स भी हमें पैराबेसल सेल्स की कई बार दिखती है, जो नॉर्मल पैराबेसल सेल से थोड़ी सी छोटी होती है। और जब ये प्रोलॉन्ग हो जाती है एट्रोफी तो हमें लार्ज पैराबेसल सेल भी इसमें दिखने लग जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो जहां पे भी पैराबेसल सेल प्रिडोमिनेट करेंगे मींस वहां पे एट्रोफी है, सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट सेल जो है वो डिजेनरेटेड होंगे या कम दिखेंगे। और साथ में कोई भी इन्फ्लेमेशन में, एक चीज भूल गया, इन्फ्लेमेटरी होती है, रिएक्टिव चेंजेस होते हैं, वहां पे भी पैराबेसल सेल जो है वो थोड़े से नॉर्मल से ज्यादा अपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो नेक्स्ट आ जाते हैं नियोप्लास्टिक फाइटिंग में, जो लास्टली हम देखते हैं और जिसके लिए पैप्स में आजकल बहुत ज्यादा जो है स्क्रीनिंग के लिए पहले भी मैंने बताया यूज की जाती है। तो मैंने बताया था कि नियोप्लास्टिक फाइंडिंग्स में जो सबसे पहले एटिपिकल सेल्स होते हैं, कई बार उनसे कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा होता, तो उसकी ग्रेडिंग हम करते हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट, तो एटिपिकल स्क्वेमस सेल, एटिपिकल स्क्वेमस सेल क्या होते हैं ये यहाँ पे हम देखते हैं, जिसमें लगभग 1.5 to 2.5 तक, मतलब इंटरमीडिएट सेल से हम कंपेयर करें तो न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है। हालांकि यहाँ पे साइज बड़ा है और कॉन्टोर लगभग नॉर्मल होता है, समटाइम ये राउंड भी हो जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट का न्यूक्लियस थोड़ा इसी तरह का होता है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जैसे कि ये नॉर्मल इंटरमीडिएट है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल। और थोड़ा बहुत मिनिमल चेंजेस समटाइम्स हमें स्क्वेमस सेल ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस मींस कि एटिपिकल सेल हमें मिल रहे हैं, लेकिन इस लेवल तक चेंजेस नहीं है स्मीयर में कि हम उनको लो ग्रेड इंटरएपिथेलियल लेजन्स या हाई ग्रेड इंटरएपिथेलियल लेजन्स में रिपोर्ट कर सके। तो वहां पे उसको हम रिपोर्ट करते हैं एएससी यूएस, और बहुत कॉमन है। और बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन, बड़े न्यूक्लियस, इंक्रीज्ड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, मिनिमल तो माइल्ड हाइपरक्रोमेसिया और मिनिमल अल्टरेशन इन कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें हमें रिएक्टिव चेंजेस भी मैंने कहा मिल सकती है, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस के साथ में मिल सकती है, बैक्टीरियल वैजिनोसिस के साथ भी मिल सकती है। लेकिन अगर हमें वहां पे मैसिव मिल रहा है तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम देखेंगे जो एएससी यूएस है जनरली वो इंटरमीडिएट सेल्स तक, मतलब कि कम सेल्स तक ही होगा और जनरली इंटरमीडिएट सेल तक कन्फाइंड रहता है। और बहुत सभी सेल्स के न्यूक्लियस बड़े हैं, बहुत मैसिव मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स की रिएक्टिव चेंजेस है। तो उस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं AHC H में। नेक्स्ट प्लीज। ये इमेजेस थी AHCUS की। और तो चलिए, मुझे लगता है समय हो गया आज के लिए, इतना ही रखते हैं। तो एटिपिकल सेल्स हैं, और नेक्स्ट दो लाइनों में कंक्लूड कर देता हूँ, यही चेंजेस जो हम एटिपिकल सेल्स की कर रहे हैं, यही चेंजेस जब आगे प्रोग्रेस करते हैं, सेल का साइज छोटा हो जाता है, न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, रूप जो बन जाते हैं, तो इस पीपीटी की जो शेयर होगी उसमें आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर द डिले, लेक्चर पूरा हो जाता है अगर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती। एक्चुअली हमारे कॉलेज में थोड़ी इंटरनेट की Uh, प्रॉब्लम थी, तो मैं दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया, तो उस चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। no, 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 it's okay, Dr. Swapnil ji. It was very nice and informative presentation. Especially, you try to highlight your pictorial depiction. That was very true and original image from your personal experience as well as from your personal lab. साउंड क्यों So, नहीं आ really, the रहा? lecture was very informative. Are you able to hear me? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ बोलो अनुराग, सुनाइए जरा। हाँ हाँ, तो ये लेक्चर बहुत अच्छा रहा डॉक्टर स्वप्निल जी। आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर बहुत अच्छे स्लाइड बनाए थे, और इंटरेस्टिंगली टॉपिक के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब ये डिज़ाइन किया जा रहा था मॉड्यूल, तब बात हुई थी कि कुछ ऐसे टॉपिक लेके आना है जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लाउड पे रिकॉर्डेड है और आगे चल के इसमें व्यूअर्स आपके काफ़ी मिलेंगे और एक अच्छे पॉजिटिव कमेंट भी आएंगे।
एक चीज मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक गुवाहाटी से डॉक्टर हेमंत कालिता सर हैं, उनका भी इससे रिलेटेड काफी अच्छा काम है। तो फ्यूचर में, आज वो है नहीं, मैंने उनको लिंक शेयर किया था, अगर वो होते तो वो इस पे एक अच्छा रिव्यू दे सकते थे और आपको अप्रिसिएशन भी मिलता। सर नहीं है आज हमारे साथ में, लेकिन फ्यूचर में आप भी उनसे कोलैबोरेट करने की कोशिश करिएगा, जो पेपिस्मर पे भी अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी ये डायग्नोस्टिक टूल एक बहुत अच्छा है, जैसा कि आपने डिस्क्राइब किया, और इसकी नेसेसिटी है क्योंकि डे बाय डे कैंसर के जो प्रिविलेंस है वो बढ़ते जा रहे हैं। और रिसेंटली आई एम एबल टू से हियर कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रीमाइसिस में ही टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ है, और वहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं और हम लोग को पता चलता रहता है न्यूज़पेपर से भी कि कैंसर के जो पेशेंट हैं उनका जो इंटेक है डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, मींस प्रिविलेंस भी बड़ा ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। और उसके पीछे वी मस्ट से एज ए बिलोंग्स टू आयुर्वेदिक स्कॉलर, डाइट, आहार और विहार इसका सबसे बड़ा कारण है। और आजकल की जो अल्टर्ड लाइफ स्टाइल हो गई है ड्यू टू द हेक्टिक एंड बिजी शेड्यूल, इसमें ये कंपोनेंट सबसे ज्यादा है जो हम लोग फॉल्टी लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट्स जो हमारी चेंज हुई है। तो निश्चित ही आपका एक बहुत अच्छा लेक्चर है, और इसके साथ ही क्योंकि हमारा एक टाइम का लिमिट है कि मैक्सिमम हमको 2:15 से ज्यादा नहीं जाना है, तो और ऐसा हमको डायरेक्टिव्स हमारे आदरणीय सीनियर से मिला हुआ है, तो मैं आपको बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और आदरणीय आज के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव सर, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, परमादरणीय मोरे सर, डॉक्टर संदीप तिवारी सर और डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सर, डॉक्टर संदीप काले सर और सभी जोनल कोऑर्डिनेटर, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसके साथ में डॉक्टर अनिल शुक्ला सर बॉम्बे से जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी सर और विश्व आयुर्वेद परिषद की सभी एग्जीक्यूटिव टीम, परमादरणीय महेश व्यास सर और सभी लोगों को, और आदरणीय गोविंद शुक्ला सर, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज के व्याख्यान को फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते, धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। विश्व आयुर्वेद परिषद